नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। पत्रकार यानी कि मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, और अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अपनी पावर का मिसयूज़ करे, अपने दायित्व का मिसयूज़ करे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बन जाता है उन लोगों को एक्सपोज करने का। हम पहले ही कह चुके हैं, पहले भी कई बार कहा है कि हम अपने पत्रकार भाई बंधों के खिलाफ नहीं, अपनी फ्रेटर्निटी के खिलाफ नहीं, पर हाँ, जब कहीं दिक्कत आएगी, जब किसी पत्रकार की वजह से आम जनता को हानि होगी, परेशानी में होंगे, तो हमारा वो भी काम बनता है, क्योंकि हम जनता की आवाज़ जब उठाते हैं तो जनता का काम बात क्या हुई कि कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, चाहे कल हम गलत करेंगे, हमने हमारी गलती अगर दिखी जाती है, आप हमारे खिलाफ भी कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले हमने इसलिए कहा, एक कुछ ऐसे लोग कि अपनी पत्रकारिता का मिसयूज़ कर रहे हैं, यानी कार्ड डालकर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसने अधिकार दिया। ये सारी बातें हैं, आखिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने में नाकाम है, और जो लोग सही पत्रकारिता करते हैं, जीरो ग्राउंड पर जाकर सच दिखाते, उन पर मिनट नहीं लगाती एडमिनिस्ट्रेशन शिकंजा कसने में। इस समय हमारे साथ ये शख्स है, इनसे नाम जानेंगे, आखिर कौन से पत्रकार हैं और क्या क्या वो कर रहे हैं। ये पुंछ से इस समय यहाँ पर आए हैं, आखिर क्यों इन्हें पुंछ से जम्मू का दो रुख करना पड़ा, आखिर क्या परेशानी है, ये जानने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत में ये ज़रूर कहेंगे हमें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर खास करके, जो वहाँ के एसपी हैं रोहित बसोत्रा जी, उन पर पूरा विश्वास है, वो बच्चे बड़ा अच्छा काम करें, इस मैटर को भी जेन्युइनली वो हैंडल करेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी करने में वो काफ़ी सक्षम है। चलिए जानते, सर आपका नाम क्या है? मैम, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और आपका कि आपने मुझे अपनी बात रखने का जो है अपने चैनल पे मौका दिया। मैं पुंछ से यहाँ पर चल के आया हूँ अपने एक इंसाफ के लिए, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। पुंछ में क्यों नहीं आपने कवर? मेरा नाम बशारत कुरैशी है, बशारत हुसैन है मेरा नाम बेसिकली। मैं पुंछ के बाटा दुड़िया इलाके से बिलोंग करता हूँ। पुंछ का एक पिछले लगभग 2 या 2.5 साल की बात करें तो 2-2.5 साल के अंदर एक एक्टिव है इंसान, तालिब हुसैन नामी, तालिब चौधरी के नाम से जो मशहूर है, वो एक एज ए जर्नलिस्ट काफ़ी तौर पर ग्राउंड लेवल पर जो पुंछ और रजौरी में देखा जा रहा है और बहुत एक्टिव है। अब ये कहाँ से, मतलब किस तरह का एक्टिव है, काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं? मैं बिल्कुल मैम, कभी कभार तो वो जनता की आवाज़ उठाने में भी वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अक्सर जो उनको देखा जाता है दूसरों पर अत्याचार और जुल्म डालने में और दूसरों को ब्लैकमेल करने में। हालांकि यहाँ तक कि पुलिस को भी वो बख्शता नहीं है और जर्नलिस्ट तबके को भी उसने बख्शा नहीं है। यानी एक चीज़ बताऊँ कि ये साफ तौर पर ये आप जो सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये किस तथ्य के आधार पर है? क्योंकि सबूतों के बिना तो बात करना ही बेकार है। पहली बात तो ये कि मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रूफिकली बात जो है, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आया हूँ यहाँ पर। मैं किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाने नहीं आया या किसी की छवि बिगाड़ने नहीं आया हूँ। आप किस तरह से जानते हैं उससे? मैं अपने दर्द को लेकर यहाँ आया हूँ। पिछले लगभग 2 साल पहले की बात करें तो ARA6 न्यूज़ एक पोर्टल है जो कि कश्तवाड़ का फरत मलिक उनको चला रहा है, उनके साथ मैं भी काम करता था, और इसने भी पिछले लगभग 2 साल में 1 या 1.5 साल तक उसके साथ कंटिन्यू काम किया। और इसने मुझे झांसे में ऐसे लिया कि अपने साथ एज ए कैमरा मैन रखा, और पुंछ और रजौरी के अंदर काफ़ी इलाके में जाकर कवरेज, हालांकि बॉर्डर एरिया तक भी जाकर कवरेज करते रहे। उसमें मेरी गाड़ी इसने यूज़ की, उसमें मुझे यूज़ किया। मैं पूरा दिन पूरी रात अपनी जेब खर्चा अपनी जेब से करके मैं इसके साथ रहता था, लेकिन इसने चाय पानी तक का भी मुझे खर्चा आज तक नहीं दिया। पहली बात तो वो होगी। दूसरी बात, अगर पोर्टल के पास में हम काम कर रहे थे तो जाहिर बात है पोर्टल कुछ ना कुछ तो हमारे TA वगैरह तो देता ही होगा, ज़्यादा नहीं है अगर। तो आज तक मुझे 1 रुपया जो है इसके पास से नहीं। काम किया आपने इसके पास? मैंने लगभग 1.5 साल काम किया इसके साथ। उसके बाद मैंने इसको खैरबाद कह दिया, छोड़ दिया। मुझे लगा कि इसके पास इनकम कोई नहीं है, इस पोर्टल से इनकम कुछ भी नहीं है, हमें इनकम ऑफ सोर्स चाहिए। मुझे बीवी बच्चे हैं, घर में फैमिली है, मैंने उनको पालना है। तो मैंने ये छोड़ के मैंने अपना काम जो है, अपना मतलब पर्सनल काम जो कर रहा था पहले, मैं उसी पे आ गया। क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ पेशे से, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। तो रही बात, चलो वो तो हो गई पिछली 1-1.5 साल की बात। उसके बाद जब मेरे पास इसने गाड़ी देखी, मुझे अच्छी सी दोस्ती करने के बाद जो है मेरी गाड़ी हड़पने की कोशिश की इसने। मैं जब काम कर रहा था तो काम करने के बाद मैंने अपनी उजरत, जो अपनी तनख्वाह के तौर पर मैंने इससे पैसे मांगे कि भाई आपके साथ मैं एज ए कैमरा मैन हूँ, आप वहाँ से ले रहे हो या नहीं ले रहे, मुझे नहीं पता, आप मुझे कुछ दो। इसने मुझे उसके इवज़ में 28,000 रुपये दिए, जो फर्स्ट टाइम मुझे किसी से दिलवाए, खुद नहीं दिए, वो किसी बंदे के पास मुझे भेजा, मुझे वहाँ से इसने 28,000 रुपये दिलवाए।
28,000 देने के बाद 1 महीना बाद इसने वो पैसे मुझे वापस करना शुरू कर लिए, मांगने शुरू कर लिए। जब मैंने कहा तालिब साहब मैं तो आपके साथ काम करता हूँ, तो मुझे तो आपको और पैसे देने चाहिए, मैं 1.5 साल काम कर चुका हूँ, तो आप तो मुझे 28,000 रुपये देकर भी वापस मांग रहे हो। तो ये गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद ये क्या करता है, मेरी गाड़ी पे इसने नज़र रख ली। फिर मेरी गाड़ी इसने मुझे ख़रीदने के एवज़ में मुझे झांसा दिया। मुझे 1,10,000 का चेक दिया, जो कि मैं बिल्कुल प्रूफ से अपने साथ लाया हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो 1,10,000 रुपये का चेक देकर 3 लाख की मेरी गाड़ी ले गया। 3 लाख कीमत करके ले गया कि 3 लाख में मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, बकिया पैसे जो हैं आने वाले मंडे को मैं आपको दूंगा। ऐसा कागज़ है, पहले वो बताइए। मैं जो है आपको वो चेक दिखाने की कोशिश करूँगा, जो उसने 1,10,000 का मुझे चेक दिया था। ये चेक है 1,10,000 का, तालिब हुसैन बैंक का चेक है जी। और ये एक ऑथेंटिकेट प्रूफ होता है, क्योंकि सिग्नेचर है, और ये फोरेंसिक लैब में भी इसकी टेस्ट हो सकते हैं, और कोर्ट में एक ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है। ये उन्हीं के जिनका नाम लिखा हुआ, देखिए आप लिखा हुआ है, उन्हीं के द्वारा इन्हें 1,10,000 रुपये चेक दिया गया है। यानी तनख्वाह नहीं दे सके, पर चेक दिया। फिर किस लिए? क्योंकि जो ये चेक दिया उन्होंने गाड़ी के एवज़ में, जब मेरी गाड़ी खरीदी तो मैंने ये बैंक में डाला, तो बैंक से मुझे जवाब आया कि जब से ये अकाउंट खुला है 1200-1300 रुपये से ऊपर इसमें कभी पेमेंट आई ही नहीं, तो आपको कहाँ से 1,10,000 रुपये हुआ। मैंने अप्रोच की, तालिब साहब को फ़ोन किया। मैंने बोला तालिब साहब आपने जो मुझे चेक दिया है, ये चेक में तो बैलेंस ही नहीं है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो आपने गाड़ी भी मेरी ले ली और मुझे चेक भी फेंक दे दिया, ये क्या ड्रामा है। आगे से हंसने लगा, मुझसे मजाक करने लगा, बोलता है जी ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने फिर भी दूसरी बार विश्वास कर लिया कि बंदा मेरा पड़ोसी है, मुझे हो सकता है उसके पास नहीं पैसे होंगे, मजबूरी की वजह से चेक दे दिया, कोई बात नहीं। मैंने इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की, मैंने उससे की बातों पे आके दोबारा इंतज़ार किया। जब मैंने 1 महीना लगातार मसलसल में उससे बातें करता रहा, फ़ोन पे मिन्नतें करता रहा, और बंदा मुझे गाड़ी देने के हक़ में नहीं आया, और ना ही मुझे उसने पेमेंट की। उस वक्त मुझे लगा कि ये गाड़ी हड़पने की कोशिश में, मुझे लोगों ने भी बताया कि यार ये तो आप फंस गए गलत जगह पे, ये बंदा 420 है, आगे ही इसके घर में गाड़ियाँ 10-10 खड़ी हैं, तो कोई किसी नंबर की गाड़ी है, कोई किसी स्टेट की है, तो ये कहाँ से आपकी गाड़ी वापस देगा, ये तो आप पूरे एकदम मतलब जहन्नम में चले गए सीधे सीधे। तो आप गाड़ी लेने की कोशिश करो, गाड़ी आपके नाम पे है, कल को ये पैसेंजर पे चला रहा है आपकी प्राइवेट गाड़ी, कल को कुछ हो जाए, कमर्शियल यूज़ कर रहा है। हाँ कमर्शियल यूज़ कर रहा था। गाड़ी थी आपकी? मेरी अल्टो 800 थी। अच्छा। तो कमर्शियल यूज़ कर रहा है, तो कब एक्सीडेंट हो जाता है तो फंसोगे आप, आरसी आपके नाम पे, हालांकि कागज़ भी मेरे पास। मैं ये भी एक मतलब मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी और जम्मू तक वो गाड़ी लेके आया, आखिर उस प्राइवेट गाड़ी को रास्ते में किसी ने चेक क्यों नहीं किया, सिर्फ एक उस कार्ड के आधार पर जो है इसको छोड़ते रहे हर जगह। किसी ने आरसी, किसी ने पोल्यूशन, किसी ने इसका इंश्योरेंस चेक नहीं किया। कई बार तो हम भी जाते हैं, हमारी तो चेकिंग होती है, हम तो चेकिंग भी करवाते हैं। नहीं, किस तरह का ऐसे लोगों का दबाव है? अगर 1.5 महीना पेपर मेरे पास रहने की वजह से मेरी गाड़ी दूसरा चला रहा है, अभी भी कागजात आपके पास है? अभी भी गाड़ी तो मैंने वापस ले लिया, अब कागजात भी हैं, गाड़ी भी है, लेकिन उस 1.5 महीने के दौरान किसी ने इसको रोका नहीं, किसी ने चेकअप नहीं किया। फिर मैंने पुलिस पे अप्रोच की, मैंने अपने मुतलका थाने में एक एप्लीकेशन लेकर गया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे कहा कि इस पे तो काफ़ी सारी FIRs लगी हैं, तो ये बंदा तो फ्रॉडी है, तो आप क्यों इसके चुंगल में फंस गए। मैंने बोला गलती होगी मुझसे, अगर मैं फंस गया आप मुझे इससे आज़ाद करवाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आया हूँ। तो SHO साहब जो थे वहाँ पे, फारूक साहब, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए इससे बात की। बात करने के बाद उन्होंने वो 1-1.5 महीने के बाद मुझे गाड़ी जो है सुरक्षित वापस दिलवाई। उस गाड़ी में इन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी, फर्स्ट बम्पर, बैक बम्पर, हेडलाइट्स, पीछे की लाइटें वगैरह तोड़ के मुझे दी, अंदर की सीट कवर भी फाड़ के। अब चलिए गाड़ी मिल गई, अभी आप यहाँ पे क्यों हैं, क्या परेशानी? उसके बाद मैम लगभग 5-6 महीने गुजरने के बाद, वो गाड़ी मिलने के बाद बात मैंने सोचा ख़त्म हो गई है, तालिब साहब भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैंने उसी को दफा कर दिया। जब 5-6 महीने गुजरते हैं तो मुझे फिर उसी थाने से फ़ोन आता है कि आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन जो है SP साहब से मार्क होके हमारे पास आई है, तो हमें लाजमी उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है कि तालिब साहब ने एप्लीकेशन दी है कि आपने उनको मारा है, और एक पिछले महीने की 21 तारीख की बात है कि 21 तारीख को वो आपके घर पे गए हैं, और आपने उनको पैसे लेने के लिए बुलाया है घर पे, और घर पे जाने के बाद आपने मारा है, और 78,000 रुपये का फ़ोन उनका तोड़ा है आपने, तो आप पे FIR है। तो मैं तो जम्मू में था, मैं तो पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से मतलब लगातार जम्मू में काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब SHO साहब से कहा कि SHO साहब मैं तो जम्मू में हूँ, तो बोलते हैं जी आपका भी नाम है, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम है इसमें, तो लिहाजा आप थाने पे आइए और आप यहाँ पे आके आपने जो सफाई है दीजिए, तो हम उसको भी बुलाते हैं। मैं यहाँ से स्पेशल मैम गाड़ी मैंने पकड़ी, मैं गया मेंढर अरनी थाने में। जब पहुँचा तो मैंने कहा जनाब आप आज उसको बुलाइए, तो यहाँ फेस टू फेस हमारी बात होगी कि कब उसको मारा है, तो कब उसके फ़ोन तोड़े हैं। जिस समय इसने ये कंप्लेंट की, उस समय आप जम्मू में थे? उस समय मैं जम्मू में था। तो कंप्लेंट के बाद में जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, तो फ़ोन पे पहले तो उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। पहले दिन मैं पूरा दिन थाने पे बैठा रहा, वो थाने वाले मेरी गवाह हैं कि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं थाने में 6 बजे तक थाने में था, उसकी वेट में, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई को लेकर वहाँ पहुँचा हुआ था, क्योंकि मैं मजदूर आदमी में अपनी दिहाड़ी तोड़ के मैं वहाँ गया हुआ था।
जब मैं पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद दोबारा अंदर गया उन मुंशी साहिबान के पास और SHO साहिबान के पास, तो उन्होंने कहा कि उनसे हमने रब्ता किया, आज उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने खुद उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि जनाब आप आए नहीं, मैं थाने पे आया हुआ हूँ, तो क्यों नहीं आप पहुँचे। उस वक्त वो मुझे बोलता जी आप मुझे वीडियो कॉल करें। मैंने वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे, तो वो कहीं पीछे टाइल्स वाली दीवार के साथ तबकिया लगा के बैठा हुआ है, तो वहाँ से वो हंस के बातें कर रहा है, मतलब मेरी एक मजाक बना रहा है। बोलता है जी अभी तो बड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको, अभी तो एक तो थाने के चक्कर लगाए, बड़ी जगहों के आप चक्कर लगाओगे, अभी क्या होगा। मुझे ये बात बोल के काट दिया फ़ोन। मैं फिर SHO साहब के पास रोते हुए गया कि SHO साहब देखो, एक बंदा मुझे इस तरह से हरास कर रहा है, तो आप चुपचाप बैठे, आप क्यों नहीं उसको बुला रहे, या तो मुझे आज़ाद करवाइए या मुझे गोली मारिए, मुझे क्यों इतनी सज़ा दी जा रही है। हाँ, मैं अभी फ़ोटो दिखाऊँगा आपको। जब SHO साहब के मुंशी ने दोबारा उसको फ़ोन किया, तो फिर वो आगे से उसको ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। मेरे सामने फ़ोन पे वो रिकॉर्डिंग उस मुंशी के पास अभी मौजूद है। उसने कहा जी आप मुझसे पैसे मांग रहे हो और SHO साहब भी जो हैं पैसे मांग रहे हैं, इसलिए मैं थाने पे नहीं आया। मुझे इतनी तानाशाही चल रही है उस व्यक्ति बिल्कुल की। तानाशाही कर रहा है। ये तो कोई एक पत्रकार की हरकत नहीं है। हमारे जम्मू में भी काफ़ी पत्रकार हैं, इस तरह की हरकतें देखिए, मैंने खुद इस लाइन में कुछ अर्सा काम किया है। हालांकि उस टाइम तो मुझे ये पता नहीं था कि इसमें डिग्रियों की ज़रूरत होती है, इसमें डिप्लोमे चलते हैं। जब मुझे ये पता चला, मैंने खुद रिज़ाइन कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पत्रकार का काम होता है दूसरे की मदद करना, रोड पे किसी गिरे हुए को उठाना, किसी की हेल्प करना, किसी गरीब की सुनवाई करना। लेकिन अगर पत्रकारों में से ही कुछ लोग उठकर, हालांकि मैं तो उसको पत्रकार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने आज तक उसके पास एक अथॉरिटी लेटर भी नहीं देखा है बिना कार्ड के। तो एक माइक और लोगो और कार्ड पत्रकार का कोई प्रूफ नहीं होता है। पत्रकार के पास और बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कुछ मैंने आज तक नहीं देखा, तो मैं नहीं पत्रकार मानूंगा। मगर अगर पत्रकार है भी तो वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो पत्रकार कहाँ का होगा, वो किस टाइप का पत्रकार है। तो रही बात अगली, जब उसने दूसरे दिन आने के लिए कहा, तो दूसरे दिन भी मैं पूरा दिन इंतज़ार करता रहा। मेरे पास साथ 2 बंदे गए, मैंने अपने गवाह जो है वहाँ पे ले गया कि मैं तो जम्मू में था, तो ये बंदा मुझ पे जो है बेबुनियादी इल्ज़ामात लगा रहा है। तो मैं तो कुछ नहीं, मैंने इसको मारा और ना ही मेरी इससे कुछ ऐसी कहा सुनी हुई है, तो लिहाजा ये बंदा क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो बंदा दूसरे दिन भी नहीं आया। जब दूसरे दिन नहीं आया, तो मुझे SHO साहब ने कहा आप जाएं, अपना काम करें, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा आपको बुला लेंगे, तब तक हम उससे बात करने की कोशिश। कौन से थाने में ये तहसील मंडर के हरनी एरिया का थाना है, जहाँ पे फारूक साहब SHO हैं, जो कि किश्तवाड़ के शायद रहने वाले हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो रहा मामला उसके बाद का, जब मैं वहाँ से निकला तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया। तालिब का मुझे फ़ोन आया, तो फिर मुझे फ़ोन पे वो धमकाने लगा। मुझे उसने कहा जी आप क्या कर लोगे, आपने केस किया, अब तो मैं आपको बड़ा दूर तक घसीटूंगा, अब तो मैं आपको 78,000 नहीं या 28,000 नहीं, अब काफ़ी पैसे देकर आपको पीछे छुड़ाना पड़ेगा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो तो डायरेक्ट मुझसे पैसे ही लेने के चक्करों में वो मुझे हरास कर रहा है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, और जनाब SP साहब पुंछ से मैं अपील करता हूँ कि SP साहब, अगर एक गरीब इंसान को, एक जर्नलिस्ट के नाम पर एक इंसान जो है हरास कर रहा है, ऐसे लोग तो पूरे फ्रेटर्निटी को बदनाम करने का प्रयास करें, धब्बा लगाते हैं। तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वो SP साहब या SP साहब के गार्ड्स या वहाँ की जो दीगर लोग हैं, वो इस चीज़ को प्रूफ क्यों नहीं कर पाए कि ये क्या वाकई ही जर्नलिस्ट है या कि कोई फ्रॉडिस्ट है। ये तो इस चीज़ को क्यों नहीं आज तक किसी ने प्रूव किया। वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला जाता है, वो डायरेक्ट SP साहब के ऑफिस में चला जाता है, DC साहब के ऑफिस में चला जाता है, बिना एक कार्ड के। एक कार्ड तो मैं भी छपवा के अभी प्रेस किसी मतलब दुकान से निकलवा सकता हूँ, अपना मोर स्टैंप लगवा के। क्या मैं उसको फेक यूज़ करूँगा, कोई देखेगा नहीं? क्या मुझे वो कार्ड सिर्फ हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो मिलेगा? इस चीज़ का मुझे अफसोस है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास प्रूफ है, मैम आप देखिए उसी तालिब हुसैन की शक्ल में एक आप डॉक्टर देख सकते हैं। ये एक डॉक्टर आपको दिखेगा, ये बिल्कुल तालिब चौधरी है, ये जो डॉक्टर बने हुए ये तालिब चौधरी है। अब मुझे नहीं पता किस क्लिनिक में है ये क्या नाटक कंपनी में काम करते हैं? मैम नाटक कंपनी में नहीं काम करते, ये रियल का नाटक करते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, ये रियल का नाटक करते हैं। रियल का नाटक करके लोगों को ब्लैकमेल और हरास करके लूटते हैं। और इनके पास पैसा कहाँ से आता है, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर वो लोगों को इतने पैसे उधार दे रहे हैं, इतना पैसा लोगों के पास उनका पेंडिंग पड़ा है, वो पैसा आता कहाँ से है? और दूसरी बात, इन्होंने एक फ्रॉड करके गौरी मैम को फंसाया, जो दुनिया जानती है। गौरी मैम से इन्होंने शादी का डोंग रचाया, गौरी मैम को घर पे लाया, उनको 1 साल या 6 महीने अपने घर पे रखा, किराए की गाड़ी लेकर घूमते रहे। देखिए ये उनका पर्सनल मैटर, हम उसमें नहीं जाएंगे।
पर्सनल मैटर से एक चीज़ निकल कर आती है मैम, पर्सनल मैटर को अगर आप खंगालोगे उसमें से ये फ्रॉड के कुछ तत्व जो हैं, कुछ प्रूफ आपको निकल कर सामने आएंगे जो आपके लिए बड़े ही फायदेमंद हैं एक किसी ऐसे दरिंदे का चेहरा सामने लाने के लिए। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, वरना हमें उसकी ज़ाती लाइफ से कुछ नहीं है। हालांकि इसने ऐसी ही बेचारी जो मतलब गरीब लोगों को फैसला के डरा के इसने काफ़ी सारे लोगों को ऐसे हरास करके काफ़ी सारी शादियाँ भी की हुई हैं, वो भी सामने लाने की ज़रूरत है। आपने कहा कि वहाँ के पुलिस वालों ने बताया कि इसके खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी हाँ, आई हुई हैं। सुरनकोट थाने के अंदर इसके पास जो कुछ गाड़ी चोरियों की कंप्लेंट्स लगी हैं, कुछ लोगों पे के ऊपर ब्लैकमेलिंग की कंप्लेंट्स लगी हैं, कुछ और दीगर कंप्लेंट की कई प्रकार की जो हैं वहाँ पे अब लगी हैं। क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हम बात करेंगे एसपी साहब से भी बात करेंगे, उन तक ये वीडियो भी पहुंचाएंगे। अब क्या चाहते हैं कहेंगे? मैम, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से और पूरे जम्मू कश्मीर रियासत की हुकूमत से ये एक अपील रहेगी, एक तालिब चौधरी के ऊपर ही नहीं दीगर लोगों के लिए भी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। न जाने मेरे जैसे कितने लोग बेबस लाचार जिनकी किसी जगह बात नहीं सुनी जाती है, वो किसी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो बेचारे घुट घुट के घर में ही मर जाते हैं। उन लोगों की आवाज़ भी मैं बनना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से कि ऐसे फेक लोगों के चेहरों पे से नकाब हटाने की जरूरत है। ऐसे लोगों का एक ही होता है कि वो कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेकर बचते हैं। ये बड़ी बार देखा, कोई अगर मीडिया जो सही खबर दिखाएगा उन पर भी क्या करते हैं, जो गलत लोग होते हैं फटाफट कार्रवाई करके, हमारे पत्रकारों का भी हो ताकि वो सच दिखाने से बाज आए, आगे से सच ना दिखाए। और दूसरी बात, एसपी साहब के साथ मेरा एक ये अफसोसनाक मतलब उनके पास मैं एक ये रिएक्शन करूँगा कि एसपी साहब की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ये मैं जानता हूँ। हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एसपी साहब की पोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर की आंखों में धूल झोंक रहा है अगर एक शख्स, तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आखिर उस पर कोई कार्रवाई या उस पर कोई उसकी जो है छानबीन क्यों नहीं हुई आज तक। और मेरी चीख पुकार करने के बाद वो मीडिया को भी हरास करने की कोशिश की। उसने मीडिया की फ़ोन नंबर्स निकाले, उसने उनको फ़ोन पर धमकियां देने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं आप पे केस करूंगा। मुझे आप बताएं, अगर मीडिया को भी एक बंदा किस बात का केस करेंगे? अगर आप हमारे पास आए तो हमें तो आपकी आवाज़ बतानी है भाई, आपके पास तो प्रूफ है। तो मैंने कहा कि अगर आप सच्चे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, आप भी आए मीडिया के पास, आप भी आए मेरे सामने खड़े हुए, एक साइड में खड़ा होता हूँ, एक साइड आप खड़े हुए हैं, हम दोनों से सवाल जवाब होंगे, तो यहाँ से सब कुछ निकल के आएगा सामने कि भाई इनमें कौन जो है झूठा है और कौन सच्चा है। और फिर मैं ये खुलेआम ये चीज़ बड़े होश और हवास में कहता हूँ कि अगर मेरी बातों में कुछ झूठ है, मेरी बातों में कोई झूठ साबित होता है, तो बिल्कुल मुझे जो भी सज़ा हुकूमत देगी मैं वो एक्सेप्ट करूंगा और मैं तालिब साहब से और जो भी लोग हैं उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करूंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सच्चाई को बाहर लाया जाए और ऐसे लोगों को जो है बेनकाब किया जाए। मेरी यही अपील रहेगी। और मैं इस वक्त बहुत दर्द की वजह से, बहुत दुख की वजह से तड़पते हुए जो है इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात कि बशारत हुसैन पुंछ से जम्मू में आए हैं और सबसे बड़ा सवालिया निशान वहाँ की पुलिस प्रशासन पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर। अगर जम्मू में किसी पत्रकार ने ऐसे किया होता या बात ही की होती आप लोग तो फटाफट उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो पुंछ में ऐसी कौन सी दरिया दिली दिखा रहे हैं ऐसे लोगों पर जो कहीं ना कहीं पूरी पत्रकारिता पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं, पूरी फटर्निटी को बदनाम करने का ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब इनके पास प्रूफ है, यानी कि जो व्यक्ति भी जिस तरह से इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर FIR लगाई, मैं घर जम्मू में था, और वो व्यक्ति जाकर झूठी मूठी एप्लीकेशन देता, FIR देता, यानी आप कर क्या रहे हैं? ये बड़ा सवाल रहता है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बार बार ये गए हैं, अगर उनके खिलाफ सुरकोट में अफेयर्स लगी हैं या कंप्लेंट्स दी हैं तो क्यों नहीं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों की पूरी वेरिफिकेशन करती? आखिर पीछे है कौन इनका? आखिर ये क्या काम करता है? ना जाने बशारत हुसैन जैसे कितने लोगों के साथ यही, यानी अपनी पत्रकारिता का एक कार्ड दिखाकर किस तरह से उन्हें लूटते होंगे, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित करते होंगे। कई लोग बशारत जैसे तो चलिए जम्मू तक पहुँच गए, आवाज़ उठा रहे, कई लोग तो दुबक कर रह जाते होंगे, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए वाकई खतरनाक होते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जो पुंछ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी और को कोई बड़ा हादसा होकर सामने ना आए, उससे पहले ऐसे लोगों की पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और हम तालिब हुसैन चौधरी जी से भी कहेंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तथ्यों के साथ तो आपका भी वेलकम है जनाब हमारे चैनल में। कल को ये मत कहिएगा कि आप पर केस कर देंगे, पर कोर्ट में तथ्य साबित सबूतों के आधार पर फैसले होते हैं जनाब।
क्योंकि नो बॉडी इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और कानून का अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होती है। इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। और कोई भी पत्रकार, अगर कोई भी, चाहे हम भी हों, अगर एथिक्स के अगेंस्ट जाएंगे तो कार्रवाई उन पर भी होती है जनाब। अगर बड़े बड़े जुडिशरी में बैठे हुए जजों पर, वकीलों पर, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर पर, मंत्रियों पर, संतरियों पर, पत्रकारों पर अगर कार्रवाई होती है तो तालिब हुसैन जी आप क्या चीज़ है? इनके पास प्रूफ है और इनके पास वो पूरी डिटेल पड़ी है जो आपने इन्हें मैसेजेस किए हैं। पब्लिक के लिए एक पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। आप उनकी आवाज़ बनिए तो लोग आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। अगर आप उन्हें लूट खसूट करेंगे अपने उस प्रोफेशन के दम पर और झूठा पूरे प्रोफेशन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े करेंगे, आप उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जनाब। और भी पत्रकार हैं, जम्मू की बात करें, हर जगह की बात करें, बड़े ही मेहनती पत्रकार हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं। आप किस तरह के पत्रकारिता दिखा रहे हैं जनाब? अगर वाकई हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे, आपको भी आमंत्रण है, आप आइए हमारे मीडिया के माध्यम, जम्मू में आइए, आप भी अपनी आवाज़ रखिए। कल को ये मत कहिए कि हमें नहीं बोला जनाब। हमने आपको भी कहा है कि आप भी आ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। और पूंछ की जनता अगर हमें देख रही है, अगर आप लोगों के साथ कहीं भी गलत होता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ बैठकर भी आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन, वहाँ की एडमिशन तक आपकी बात रख सकते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।